नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आगे चल के मैं पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में भी डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। तो ये व्याख्याता 2023 का क्वेश्चन पेपर है। व्याख्याता 2023 से क्वेश्चन पेपर कॉमर्स का है, ये है ना। तो आप सभी जिन लोग के पास ये पेपर उपलब्ध होगा ये देख सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन, जो ज़्यादा नहीं है, कम से कम 25 एक क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आगे के क्वेश्चनों पे फिर आगे किसी और वीडियो पे बात करेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन था भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन के क्या क्या कारण हैं? पहली बात तो ये बता दूं कि मेरा प्रश्न पेपर नहीं है, किसी मित्र का है। तो अन्य चीज़ों को ध्यान ना दें, बस केवल और केवल सही आंसर को और वजह को ध्यान दें कि आंसर क्यों लिया गया। तो पहला प्रश्न है कि भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण क्या है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन आप लोग साथियों जानते होंगे, आयात और क्या होना चाहिए, हमारा निर्यात जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आयात बराबर होने चाहिए निर्यात के। आयात और निर्यात हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संतुलन की स्थिति बोलते हैं। परंतु क्या होता है, प्रायः हमारे जो आयात होते हैं, हमारे आयात क्या होते हैं, अधिक होते हैं। आयात हमारे ज़्यादा होते हैं और हमारे निर्यात क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं। आयात ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आयात ज़्यादा होने की स्थिति में हमारे पास ये स्थिति नौबत आ जाती है कि हम लोग जो है विदेशी मुद्रा का जो संचय है वो नहीं रख पाते, और विदेशी मुद्रा कम होने की वजह से हम लोग का क्या है, जो BOP जिसको हम लोग बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हिंदी में बोला जाता है, भुगतान संतुलन, वो क्या हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपको इसको भी पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन रखा था पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। तो साथियों, आपको मालूम है कि भारत देश जो है वो, क्योंकि भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन की बात की है, और भारत देश जो है वो पेट्रोल का जो है प्रोडक्शन नहीं करता है। तो पेट्रोल का प्रोडक्शन जो है वो करता नहीं है। पेट्रोल जो है हम लोग क्या करते हैं, बाहर से आयात करते हैं, और पेट्रोल आयात के रूप में हम लोग आयात कर रहे हैं। और अगर पेट्रोल महंगा है तो जाहिर सी बात है हमको पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा, विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान। तो साथियों, आपको ये भी पता है कि भारत जो है समय समय पर अन्य मतलब योजनाओं के लिए क्या करता है, विदेशी ऋण जो है बड़े भारी मात्राओं में लेते रहता है। और विदेशी ऋणों पर जो ब्याज का भुगतान करना है उसका भी भुगतान हमको विदेशी मुद्रा में करना होता है, जिससे भी हमारे पास से क्या हो जाता है, मुद्रा का संचय जो है समाप्त होते जाता है, और हमारी काफ़ी मुद्रा कहाँ चली जाती है, विदेशी देशों में चले जाती है। तीसरा, आयातों का उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है सरल होना या आसान होना। आयात जो है हमारे यहाँ सरल है, इसलिए मतलब उनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नियम कानून जो है वो उसमें ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है, लोचता है। इसलिए क्या होता है कि आयात जो है बढ़ते जा रहा है। तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होना भी एक कारण है, विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान भी एक कारण है, और साथ में आयात का ईज़िली हमारा क्या है, इंपोर्ट होना, है ना, लिबरलाइजेशन होना आयात में, ये भी एक कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सभी ही जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रतिकूल होने के कारण है, यानी कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण है। अगला प्रश्न था साथियों, तलपट बनाया जाता है। ये अकाउंटेंसी का प्रश्न था, क्या पता लगाने के लिए बनाया जाता है। तो अगर आप इसमें अकाउंटेंसी के प्रश्न को देखेंगे, 11वीं अकाउंटेंसी में आपको मिल जाएगा ये। तो 11वीं अकाउंटेंसी में ये प्रश्न है कि तलपट में ज्ञात ना होने वाली अशुद्धि। तो क्या क्या ज्ञात नहीं होती, तो सैद्धांतिक अशुद्धि ज्ञात नहीं होती, लेखे संबंधी अशुद्धि ज्ञात नहीं होती, अगर कोई भूल चूक अशुद्धि हो गई है तो वो भी ज्ञात नहीं होती। तलपट में केवल और केवल अंक गणितीय अशुद्धि की ही जांच होती है। तलपट का मिल जाना ये कहीं से साबित नहीं करता कि खाते गलत नहीं है। तलपट का मिल जाना केवल ये साबित करता है कि कोई अंक गणितीय अशुद्धि नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा, अंक गणितीय अशुद्धियाँ। ये 11th के चैप्टर से 11th की बुक में मिलेगा आपको। उसके बाद आता है परीक्षा सूची में उल्लेखित पूर्व देयता व्यय का लेखा। परीक्षा सूची से आता है ट्रायल बैलेंस या तलपट, ये भी 11th का प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा सूची में उल्लेखित
पूर्वदत्त व्यय का लेखा कहाँ पे किया जाएगा। पूर्वदत्त का मतलब क्या होता है, पूर्वदत्त नाम से स्पष्ट है, जो पहले से दे दिया गया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रीपेड, मतलब कि जो पहले से प्री पेड है, जिसको हम लोग पहले से पे कर चुके हैं। साथियों जैसे ही नाम से ही क्लियर है कि जिसको हम पहले से पे कर चुके हैं, यानी कि पहले से दे चुके हैं, उसके बदले हमको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ भविष्य में सामान मिलेगा या सर्विस मिलेगी, सीधा सीधा हिसाब है। तो जो चीज़ हमको मिलने वाला है भविष्य में, एक साधारण भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि जिस चीज़ के बदले हमको कोई सामान या सर्विस मिलने वाली है, वो क्या है, हमारे लिए संपत्ति है। तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, तो हम इसको चिट्ठे में संपत्ति के पक्ष में दर्शाते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ये भी 11वीं की बुक से था। उसके बाद आता है खाता बही का मुख्य उद्देश्य जानना है। खाता बही क्यों बनाया जाता है। तो खाता बही कुल विक्रय के लिए नहीं बनाया जाता। कुल विक्रय के लिए तो मतलब विक्रय बही या विक्रय खाता बना सकते हो आप, मतलब कुल विक्रय, तो विक्रय बही में केवल उधार का लिखा होता है। कुल विक्रय का खाता, मतलब विक्रय खाता बनाओगे तब बन जाएगा आपको कुल विक्रय जो है, कुल क्रय जो है क्रय खाता से मिलेगा। व्यापार का लाभ हानि खाता से मिलेगा। आपको खाता बही बनाने के समान उद्देश्य पूछा है। तो खाता बही जो है मतलब मुख्य रूप से क्यों बनाया जाता है, तो खाता बही जो मुख्य रूप से क्यों बनाया जाता है कि एक ही स्वभाव के, जैसे भी एक ही प्रकार के जितने भी लेन देन होते हैं उसको एक खाते में लिखा जाता है। जैसे मान लो क्रय खाता बनाया गया तो उसमें पूरे क्रय को लिखा जाएगा। रोकड़ खाता बनाया गया तो पूरे रोकड़ को लिखा जाएगा। इस प्रकार से देखें तो एक ही स्वभाव के लेन देन वाले जो है सामूहिक परिणाम को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, खाता बही बनाते हैं। तो खाता बही का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, एक ही स्वभाव के सभी लेन देनों का सामूहिक परिणाम जांचना। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये भी आपको 11th की बुक में ही मिलेगा। 11th की अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र की बुक में मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें एक क्वेश्चन आया है 5वें नंबर में, लाभ की आशा ना करें और संभव हानियों के लिए क्या करें, प्रावधान करें। मतलब क्या करो, आप लाभ होगा या नहीं होगा ये मत सोचो, सिर्फ मतलब ये उम्मीद ही मत करो कि लाभ होगा और सीधा क्या करो, समस्त हानियों के लिए क्या करो, पहले से प्रावधान करो। यानी कि अपने पास जो आपके पास बचा हुआ पैसा है उसको क्या करो, उससे एक फंड बना के रखो, एक रिजर्व बना के रखो, एक प्रोविज़न बना के रखो और उसकी क्या करो, व्यवस्था करते हुए चलो। तो ऐसी सोच जो है वो रूढ़िवादिता की परंपरा के अंतर्गत आती है, मतलब पुरातन सोच है ये, तो इसको रूढ़िवादी की परंपरा के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न था कि महेश से 20% की कटौती पर 8,000 सूची मूल्य का माल खरीदा। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या लिखा है, महेश से 20% व्यापारिक कटौती पर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट। और आपको पता होगा कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जो होती है वो हम लोग नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जो होती है उसका लेखा नहीं किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री का लेखा नहीं किया जाता है, केवल और केवल किसका एंट्री का लेखा किया जाता है, कैश डिस्काउंट का लेखा किया जाता है। सीडी यानी कि कैश डिस्काउंट का ही लेखा होता है अकाउंट में, ट्रेड डिस्काउंट को लेखा नहीं करते, यानी कि उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, परंतु ये वाले में एंट्री किया गया, बट्टा वाले में तो ये नहीं हो सकता। ये वाले में जो है आपको क्या किया गया है, महेश से ख़रीदा बताया गया है। ठीक है, और कैसा ख़रीदा है बोला है, कैश की बात कहीं पे नहीं किया है, तो जो है ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आता है कि फिर यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिख गया यानी कि बट्टा दिख गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट में अंतिम रूप से आपके पास क्या बचता है, क्रय खाता विकलन और महेश खाता समाकलन, यानी कि महेश खाता से परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। और ये जो है 8,000 में से 20% का डिस्काउंट काटने के बाद एंट्री लिया जाएगा। 8,000 में से आप क्या करोगे, 20% का डिस्काउंट माइनस करोगे, उसके बाद क्या होगा, इसकी एंट्री होगी। उसके बाद अगला क्या है, समान संचय की राशि को सभी साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। समान संचय की राशि, अब जब बात करते हैं हम लोग तो 12 के आ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ पहुँच जा रहे हैं, 12 के साझेदारी वाले पार्ट में। ठीक है, 12 के साझेदारी वाले पार्ट में जब पहुँचेंगे अपन लोग तो इसमें तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट, तीनों में समान संचय के बारे में जिक्र किया गया है और समान संचय के बारे में विस्तार से वर्णन है। सामान्य संचय जो है पुराने चिट्ठे में दिया हुआ होता है,
और पुनर्मूल्यांकन खाता जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, या तो नए साझेदार के आने पर या पुराने साझेदार के फर्म को छोड़ के जाने पर, उसके बाद या फर्म में किसी भी प्रकार से अपने अनुपात में परिवर्तन करने पर। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पूंजी खाता बनाते हैं। और पूंजी खाता में क्योंकि वो पुराना जो संचय है वो पुराने चिट्ठे से आ रहा है, पुराने लोगों का हिस्सा है उसमें, तो पुराने अनुपात में ही, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही उसको बांटा जाता है। कहीं पर भी उसको नए लाभ विभाजन अनुपात या पूंजी अनुपात में नहीं बांटा जाता। ठीक है, तो पुराना लाभ विभाजन अनुपात इसका आंसर होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं साथियों। ठीक है, और इसके आगे जाके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे को नज़र आ रहा है इसके आगे। पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य के क्रमिक चरण क्या है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य के क्रमिक चरण जो पूछा है, इसमें ये जो प्रश्न है आपको 11वीं के इको में मिलेगा। 11वीं के इको का प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, 11वीं की बुक में मिलेगा। ये आपको सेम प्रश्न आपको मिल जाएगा। इसमें जो है राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और आर्थिक विषमताओं में कमी, ये जो है इसका क्रमिक चरण पूछा है और यही इसका क्रम है। सबसे पहले क्या करेंगे, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। उसके बाद क्या होगा, मॉडर्न बनेंगे यानी कि आधुनिकीकरण करेंगे। फिर क्या होगा, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी। और जब आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी तो फिर आर्थिक विषमता यानी कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई, वो खाई को भी क्या कर लिया जाएगा, पाट लिया जाएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4 यानी कि ए। फिर आता है केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है। ये क्या है, आपको 12 के इको के पार्ट से मिलेगा। ये कौन से पार्ट में मिलेगा, आपको 12 में इको के अंदर मिलेगा। केंद्रीय आर्थिक समस्याएं, केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी भी देखा जाए तो असीमित आवश्यकताएं भी है, साधनों का वैकल्पिक उपयोग भी है और दुर्लभता भी है, तीनों ही है। परंतु मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो बाकी दोनों चीज़ों की वजह जो है वो दुर्लभता ही। संसाधन क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं, और उनके वैकल्पिक प्रयोग जो होते हैं वो संभव होते हैं, और हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो साधन कम हो जाने की वजह से, साधन दुर्लभ हो जाने की वजह से क्या होता है, हम जो है आर्थिक रूप से हमारे को क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। ये संसाधनों की समस्या, केंद्रीय आर्थिक समस्याएं के अंदर अपन 3 चीज़ पढ़ते हैं कि क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें। ये आपको 12 की इको की बुक में 3rd चैप्टर के अंदर, मेरे ख्याल में 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ये भंडारण के बारे में। ये 11 के BST से लिया गया है क्वेश्चन को, 11 के बिजनेस की बुक से मिलेगा आपको। ये भंडारण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वस्तुओं के भंडारण के लिए वाणिज्यिक भवन का सहायता लेता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें वस्तुओं का भंडार किया जाता है वाणिज्यिक भवन के अंदर, कोई गलत नहीं है इसमें। फिर उसके बाद दूसरा बोला गया है कि यह व्यवसायियों के स्टॉक को मंदी के मौसम में भंडारित करता है। मंदी के मौसम में जो व्यवसायी होते हैं वो अपनी वस्तु को जो है बेचना नहीं चाहते, उसको संभाल, क्योंकि उसमें जो रेट नहीं मिलता उनको, सही प्राइस में उनका जो है स्टॉक बिकता नहीं है, करके वो क्या करना चाहते हैं, स्टॉक को संभाल के रख लेते हैं और मौसम में क्या कर देते हैं, भंडारित करके रखते हैं। शहरों और कस्बों में जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ मौजूद हैं वहाँ पर इसके लिए बड़े भवन की स्थापना की जाती है। तो ये तीनों ही सही है, 11 की BST की बुक में आपको ये मिल जाएगा। ये सभी इसका आंसर है, ये तीनों ही जो है इसका आंसर सही है। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ के हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को। तो उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी जो होता है वो क्या है, अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा जो है आपको 11 के इकोनॉमिक्स में ही मिलेगी। 11 के इको का क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसकी है परिभाषा, बॉडिंगटन की। किसकी परिभाषा दी है, ये बॉडिंगटन की परिभाषा दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है फिर एक परिभाषा पूछा है, एकाकी व्यापार के संदर्भ में दिया गया कथन, एकाकी स्वामित्व के व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, वही उसका स्वामी होता है,
और अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय का संचालन करता है, यह किसका विचार है? तो ये जो है आपको 11th के ही BST में मिलेगा। ये इससे पहले वाला इकोनॉमिक्स में था, ये वाला कहाँ पे मिलेगा आपको? 11 में BST यानी कि बिजनेस स्टडी के अंदर आपको मिलेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 11 की BST में मिलेगा। इसका परिभाषा कौन दिया था या किसका विचार है? ये जॉन ए सुबिन का विचार है, जॉन ए सुबिन का। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(2) के अनुसार एक कंपनी अपने वाक्य में परिवर्तन एक विशेष प्रस्ताव पारित कराकर तथा केंद्रीय सरकार से लिखित अनुमति लेकर कर सकती है। इसके लिए कंपनी को कौन सा फॉर्म भरना होगा? तो इसके लिए कंपनी को क्या भरना पड़ता है? INC 24 यानी कि INC 24 जो है कंपनी को इसके लिए एक प्रपत्र होता है जो कि भरना पड़ता है। ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था अपेक्षाकृत। जनरली ये जो है बुक में नहीं दिया रहता, सामान्य बुक में। ये कंपनी वाली बुक के अंदर आपको मिलेगा अलग से। ये थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं आप लोग कि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं 11 में है और 12 में भी अपने को जो है अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग कंपनी अधिनियम और लेखे वगैरह भी पढ़ते हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न प्रायः मिलता नहीं है। तो एक आध प्रश्न ऐसे लॉजिकल होते हैं, तो इसके से डरना नहीं है आपको। हो सके तो इसके बारे में जो है स्किप करना है, या तो फिर सोच समझ के अगर आपको आंसर पता है तो इसको बनाना है। ठीक है साथियों। उसके बाद जो है अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है? तो औपचारिक संगठन जो होता है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके लिए शासकीय अनुशंसा आवश्यक होती है। ठीक है। उसमें यूनिटी ऑफ ऑर्डर होता है, यानी कि आदेश की एकता होती है। ऊपर से नीचे जो है आदेश जो है आता है और जो सुझाव है नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है। आदेश जो है एक ही व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए आदेश की क्या होती है? हमेशा एकता होती है। उसमें संगठन में एक नेता होता है जो कि क्या करता है? आदेश देने का काम करता है। ठीक है। यह व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत जो होता है साथी वो अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक वाला जो है वो क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। औपचारिक वाला जो है व्यक्तिगत नहीं होता है। तो व्यक्तिगत वाला जो है ये पॉइंट गलत है। तो इसी को आपको पूछा था कि क्या विशेषता नहीं है, तो इसकी एक विशेषता क्या नहीं है कि यह व्यक्तिगत होता है। और दूसरा आखिरी पॉइंट क्या था? संबंधों का निर्माण नियोजित होता है। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप इज प्लान जो है, इनकी जो औपचारिक संगठन होता है उसमें क्या होता है? प्लान ही रहता है, मतलब पहले से ही नियोजित रहता है जो उन लोगों का संबंध है वो। तो यहाँ पर आपको विशेषता नहीं है पूछा गया था, तो यह व्यक्तिगत होता है, इसका आंसर आएगा। DBMS ये बहुत पुराना और बहुत पहले का क्वेश्चन चला आ रहा है। DBMS का पूर्ण रूप क्या है? क्योंकि अभी अकाउंटेंसी में कंप्यूटर को भी जोड़ दिया गया है, कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग होता है। तो DBMS का मतलब क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली। ठीक है। ये फैक्ट था, इसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं था। कुछ क्वेश्चन आजकल जो लॉजिकल बनाने लग गए हैं, कूट वाले क्वेश्चन। तो ये है 16 नंबर में कूट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। चीन के आर्थिक विकास का बारे में बताया हुआ है। उसके बाद बोला है कि भारत की नई विकास नीति। फिर आखिर सी में लिखा है कि महान छलांग आगे। उसके बाद क्या लिखा है? 1956 में पहला योगदान। आगे ऑप्शन लिखा हुआ है माओ, 1978, 1991 और पाकिस्तान। आपको क्या करना है? सही जोड़ी मिलाना है। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, अगर सिर्फ इसको भी आप मिला लेते हैं कि भारत की नई विकास नीति कब आई थी? 1991 में, जिसके अंदर क्या क्या लाया गया था? LPG लाया गया था। LPG का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। निजीकरण है, भूमंडलीकरण है, उदारीकरण है। 3 चीज़ लाया गया था। 3 चीज़ कब लाया गया था? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हन राव थे। 1991 में लाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय लाया गया था। ठीक है। इसको याद रख लेंगे तो इससे अगर इसको आप मिला लेते तो B का क्या हो जाता? B का हो जाता 3, और B का 3 जो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो बाकी भी मिल जाता। फिर भी अगर आपको जानना है ये कहाँ का है, तो 11 की बुक में मिलेगा। ये भी आपको 11 की कौन सी बुक में मिलेगा? तो 11 की इको की बुक में मिलेगा। ठीक है। लास्ट पार्ट में मिलेगा 11 की इको की बुक में। मेरे ख्याल में 25 या 24 या 25 नंबर के पार्ट में मिलेगा ये आपको। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और आगे। आज का टारगेट हमारा ज़्यादा नहीं, 25 क्वेश्चन का है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंचा जाएगा नहीं तो निर्देशन की सहायता के लिए आवश्यक है। तो क्या क्या एलिमेंट होते हैं जो गाइडेंस को क्या करते हैं?
सहायता करते हैं, उसके एलिमेंट क्या क्या है, निर्देशन की सहायता करने वाले आवश्यक तत्व क्या क्या है। तो कर्मचारी तथा कंपनी को बाध्य करने वाले समस्त अनुबंधों की उसे पूर्ण जानकारी होना। अगर आपको कर्मचारी और कंपनी को बाध्य करने वाले समस्त अनुबंधों की पूर्ण जानकारी होगी, समस्त नियमों की जानकारी होगी, तो जाहिर सी बात है आपको निर्देशन में सहायता मिलेगी, कोई दो मत वाली बात ही नहीं है इसमें। फिर श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना, निर्देशन देने के लिए ये भी ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, उसे अपने अधीन काम करने वाले समस्त कर्मचारी की पूर्ण जानकारी होना। अगर आपको किसी को डायरेक्शन देना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अधीनस्थ में यानी कि आपके नीचे में जो काम कर रहे लोग हैं उन लोगों का पूरा जानकारी भी होना चाहिए, तभी उनको सही डायरेक्शन दे पाओगे। तो इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये जो है अभी आपके सिलेबस से हट चुका है, परंतु फिर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चैप्टर को भी आप लोग अकाउंटेंसी के अंदर कर लेंगे। ये है गैर लाभकारी या अलाभकारी संस्थाओं के लेखे के अंदर से, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति से चंदे के रूप में प्राप्त की गई एक मुश्त राशि को क्या बोलते हैं। मृत व्यक्ति है साथियों, तो उसके वसीयत से प्राप्त हुआ है संपत्ति, और क्या के रूप में प्राप्त हुआ है, चंदे के रूप में प्राप्त हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वसीयत ही बोलेंगे, सीधा सीधा हिसाब, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर आता है विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या है, एलिमेंट क्या है, मार्केटिंग मिक्स को जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, क्या क्या जो है वो अफेक्ट करता है। तो उपभोक्ताओं की सूची में मांग में परिवर्तन, अगर मांग में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है विपणन की नीति में यानी कि विपणन के मिश्रण में भी परिवर्तन होगा। देश का राजनीतिक माहौल अगर चेंज हो रहा है तो भी उससे भी मार्केटिंग मिक्स में परिवर्तन यानी कि विपणन जो मिश्रण है उसमें प्रभावित करेगा। प्रतिस्पर्धा की नीति, अगर आपके समझ जो है कोई कंपनी है जो आपसे क्या कर रही है, प्रतिस्पर्धा कर रही है, उनकी नीति क्या है और आपकी नीति क्या है, ये भी आपकी कंपनी के मार्केटिंग मिक्स को यानी कि विपणन मिश्रण को प्रभावित करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर लिया गया। उसके बाद ये जो है विपणन मिश्र आपको कहाँ पर मिलेगा अगर पूछेंगे तो ये बता देता हूँ, ये 12th की बुक में मिलेगा, किस में मिलेगा, BST में मिलेगा। कौन सा चैप्टर में मिलेगा, 9वां चैप्टर या 10वां चैप्टर होगा ये आपका। ठीक है, उसके बाद अपन चले जाते हैं वसीयत वाला, ये आपको अभी जो है 12 की बुक में पहले था, अभी नहीं दिखा रहा है, अभी की बुक में जो आ रहे हैं उसमें ये नहीं मिल रहा है। गैर लाभकारी या अलाभकारी संस्थाओं के लेखे हैं, इसको अपन शॉर्ट में NPO भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये निर्देशन जो है ये भी आपको 12 की BST में मिलेगा, 12 की BST की बुक में ही मिलेगा, ये निर्देशन वाला पार्ट भी आपका। ठीक है, उसके बाद अपन आ जा रहे हैं ये 20वें प्रश्न में। 20वां प्रश्न जो है ये लिया गया है अकाउंट की बुक से। ठीक है, अकाउंट की बुक से कौन सा चैप्टर है, 13वां चैप्टर है। अकाउंट कौन सी बुक, 12 की अकाउंट बुक से, 12 की अकाउंट बुक का 13वां चैप्टर है, 13वें चैप्टर से लिया गया है इसको। क्या पूछा गया है, यदि प्रारंभिक दिन दर 50,000 का है, अंतिम दिन दर 1 लाख का है और शुद्ध लाभ कितने का है, 2,50,000 का, तो संचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह बनाइए। तो 2,50,000 सबसे पहले आप लिख देते हैं वर्ष का लाभ करके या वर्ष के दौरान का लाभ, या इसको और भी लिखते हैं कि कर एवं असाधारण मदों के पूर्व का लाभ कितना है, 2,50,000। उसके बाद आप देखते हैं कि व्यय और हानि का लेखा क्या होता है, विकलन होता है, और आय और लाभ का लेखा क्या होता है, समाकलन होता है। तो जो विकलन होता है उसको क्या करना है, जोड़ना है, और जो समाकलन होता है उसको क्या करना है, घटाना है। उसी प्रकार से चालू संपत्ति और चालू दायित्व को भी देखा जाता है। अगर आपको हानि हो रही है या व्यय हानि हो रहा है तो उसको जोड़ना है, और आय या लाभ हुआ है तो उसको क्या करना है, घटाना है। तो देन दर पहले कितने के थे आपके, 50,000 के थे। अब देन दर कितने के हैं आपके, अंतिम रूप से देन दर कितने के हैं, 1 लाख के हैं। देन दर में क्या हुई, वृद्धि हुई। देन दर में वृद्धि होना मतलब चालू संपत्ति में वृद्धि होना, चालू संपत्ति में वृद्धि होने का मतलब है आपको फ़ायदा हुआ, यानी कि आपका संपत्ति बढ़ा, और संपत्ति जब भी बढ़ा यानी कि एक प्रकार से क्या हुआ, आपको आय हुआ। और मैं आपको क्या बताया, आय और लाभ का लेखा क्या करते हैं, समाकलन, और समाकलन को क्या करना होता है हमारे को, माइनस। इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो इसको आप माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 लाख रुपए आएगा। ठीक है, ये मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ, बुक में अलग ट्रिक से दिया हुआ है, मेरे ट्रिक से अगर भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद अपन जाते हैं आगे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है 11th की बुक से लिया गया है, BST से लिया गया है, ठीक है। 11th की BST में मिल जाएगा, बिजनेस स्टडी की बुक में, ठीक है। कहाँ पर से लिया गया है वो आपको मतलब आखिरी में तो पार्ट है बीमा वाला, उसमें मिल जाएगा। समुद्री बीमा के क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो पहले क्या करते हैं आप, पहले जो है सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ जहाज बीमा, माल बीमा, भाड़ा बीमा और दायित्व बीमा। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या का बीमा कराओगे, माल का बीमा कराओगे। अब माल को कहाँ ला दोगे, जहाज में ला दोगे, तो फिर जहाज का बीमा होता है। उसके बाद क्या का बीमा होगा, भाड़ा का, यानी कि है ना, और आखिरी में फिर दायित्व का बीमा किया जाता है। इस प्रकार से इसका क्रम क्या होगा, 2 1 3 4, ये भी आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। उसके बाद 12 की बुक का 12th इको की फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये, व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी अपन लोग जानते हैं, ठीक है। फिर भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति आप समझते होंगे साथियों। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में कमी होना। मुद्रा के मूल्य में क्या होना, कमी होना, और महंगाई में क्या होना, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। महंगाई में क्या होना, वृद्धि होना। महंगाई में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में कमी, ये दोनों चीज़ जब एक साथ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो यानी कि पैसे का मूल्य जो है गिर जाता है। मान लो अब कोई चीज़ पहले 10 रुपये की आती थी, वो चीज़ अब 12 रुपये की आ रही है, तो अब 12 रुपये किसके बराबर हो गया, 10 रुपये के बराबर हो गया। तो एक तरफ महंगाई बढ़ी और दूसरी तरफ मुद्रा का मूल्य क्या हुआ, कम हुआ। इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति का प्राय अगर साधारण भाषा में हम समझें तो 2 चीज़ों से समझ सकते हैं, या तो महंगाई बढ़ेगी या तो मुद्रा का मूल्य कम होगा, एकदम साधारण भाषा में। तो औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि, यदि उत्पादन अच्छे नहीं हुए हैं, अपर्याप्त वृद्धि हुई है, पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है, तो महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा, और मुद्रा का मूल्य क्या होगा, कम होगा। सीधा सीधा हिसाब है। अनियमित कृषि विकास, अगर कृषि का विकास सही से नहीं हुआ है, कृषि का विकास नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कृषि की मात्रा यानी कि खाद्यान्न फसलों की मात्रा और बाकी सारी चीज़ों की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। इससे भी क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा और मुद्रा के मूल्य में क्या होगी, कमी होगी। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य क्या होगा, घटेगा। तो ये भी इसका एक पॉइंट हुआ। उसके बाद घाटे का वित्त पोषण, घाटे का बजट, वित्त पोषण जिसको हम लोग बोलते हैं। घाटे के बजट में हम लोग क्या करते हैं, अधिक नोट का निर्गमन करते हैं, क्योंकि अब हम लोग क्या दिखाते हैं कि हमारे सरकार को क्या हुआ है, घाटा हुआ है, और हमारे जो आय हैं उससे वह जो है हमारे क्या है, अधिक है। वह की अधिकता की वजह से, आय कम होने की वजह से हमारे को अधिक पैसे की आवश्यकता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, नोट छापते हैं, जिसको हीनार्थ प्रबंधन भी बोलते हैं। क्या नाम से और जाना जाता है, हीनार्थ प्रबंधन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत क्या किया जाता है, अतिरिक्त नोट को फिर से छापा जाता है। जब नोट छापते हैं तो मुद्रा का क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। मुद्रा क्या हो जाता है, प्रसार होने से मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको पता है जब भी किसी चीज़ की पूर्ति बढ़ती है, जब भी किसी चीज़ की पूर्ति बढ़ेगी तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर खाते का वित्त पोषण भी होगा। तो अगर आप तीनों पॉइंट देखते हैं तो तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर लिया गया है। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद आखिरी प्रश्न है आज के लिए मेरे हिसाब से, लुकास पेसियोली द्वारा डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद होगा कि लुकास पेसियोली ही जो हैं वो फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि द्विप्रविष्टि प्रणाली के जनक कौन है, द्विप्रविष्टि प्रणाली के जनक कौन है, लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली को पहले भी अलग अलग माध्यम से पूछा जा चुका है कि द्विप्रविष्टि प्रणाली के जनक कौन है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है, तो लुकास पेसियोली। वो कौन सी बुक में दिए थे, तो ये वाली बुक के अंदर दिए थे। उसको कब प्रकाशित किया गया था, तो उसको 1494 में प्रकाशित किया गया था। ये फेमस क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है और इसके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप इस परीक्षा को दिला रहे हैं तो। इसके बाद जैसे कि मैं 25 बोला था तो आखिरी वाला को पढ़ लेते हैं। 25वां जो है क्वेश्चन, ये जो है आपको 12 की बुक में मिलेगा। 12 की इको की बुक से लिया गया है। 12 की इको की बुक में दिया हुआ है आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह के मॉडल को किसने विकसित किया था, तो इसका नाम क्या है, फ्रांसवा क्यूसेन। फ्रांसवा क्यूसेन के द्वारा जो है आय के चक्रीय प्रवाह का मॉडल
जो है वो क्या किया गया था, विकसित किया गया था। आय का चक्रीय प्रभाव बोलते किसको है? तो साधारण भाषा में समझ लीजिए कि संसाधनों की एक आय होती है। संसाधनों की आय क्या करते हैं? संसाधनों की आय से क्या होता है? किसी भी संसाधन का विकास होता है। कोई भी संसाधन बनाया जाए, मतलब कोई भी वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु का निर्माण करते हैं। वस्तु का निर्माण करने से क्या होती है? उत्पादक को आय होती है, और वो आय जो है संसाधनों के बीच बढ़ जाती है। फिर उन संसाधनों से फिर से क्या होता है? उत्पादन होता है। फिर उस उत्पादन से आय होती है, और फिर वो आय कहाँ जाती है? संसाधनों के बाद। मतलब ये चक्र जो है, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चक्र जो है चलते रहता है। इसी को हम लोग आय का चक्रीय प्रभाव बोलते हैं। ये मिलेगा आपको 12th की इको की बुक में। ठीक है साथियों, आज के लिए जो है इतना ही। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पा रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये PDF है, और PDF में मेरे को जितना बताते बन रहे हैं मैं उतने को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे से जो है मैं इसको 26 को क्वेश्चन को भी कवर कर दे रहा हूँ, ताकि फिर अब कल जो है हम लोग इसके आगे का वीडियो में समझेंगे। तो सही जोड़ी बनाओ बोलता है, तो CPU सही जोड़ी बनाना है आपको है। CPU का मतलब सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आप मिला देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा। स्थायी मेमोरी होता है रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो क्या होता है? स्थायी मेमोरी होता है। इन दोनों को अगर आप मिला लेते हैं, पहले का C और दूसरे का क्या है? दूसरे का क्या है? D। तो पहले का C, दूसरे का D हुआ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं हम लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग MS एक्सेल को बोलते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं हम लोग? विंडोज़ को बोलते हैं। सिस्टम जिसके माध्यम से चलता है, विंडो। और एप्लीकेशन मतलब जैसे आप एप्लीकेशन चलाते हो, जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सअप एप्लीकेशन चलाते हो, वैसे कंप्यूटर में क्या एप्लीकेशन चलाते हो? MS एक्सेल। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का A, चौथा का B। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से मैंने प्राय कोशिश की कि कहाँ से वीडियो पूछा, मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से आपको जो है कौन से चैप्टर से पूछा गया है, कौन सी बुक से पूछा गया है। जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ कि नवबोध और प्रबोध की ही बुक से या NCERT बुक से ही पूछा जा रहा है, कोई नया नहीं पूछा जा रहा है। तो मैं आपको क्वेश्चन का रेफरेंस भी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन की बुक भी बता दे रहा हूँ, और क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा सा डिटेल में जितना से आपको समझ आ जाए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे की वीडियो में बाकी क्वेश्चन को भी कवर करवा दूँगा। मेरे पास समय की बाध्यता रहती करके मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कम से कम 17, 19 और 23 के क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करवा दूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर देंगे अपने साथी लोगों को जो पढ़ रहे हैं उन लोगों के साथ। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा है, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।